जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट अंजुम कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इससे जितने भी कनेक्टेड मैटर्स थे। अभी येस्टरडे सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये हमें बताया कि कैसे हमने मदरसा एक्ट को एक्सप्लेन किया और कैसे उसको देखा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया। यहाँ पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक्ट की जिसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। अब हुआ क्या था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि ये पर्टिकुलर जो एक्ट है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये हमारे सेक्युलरिज्म की स्पिरिट को डिफीट कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में मिस्टेक करते हुए कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट करता है हमारे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के साथ पे। तो देखते हैं कि क्या रीजनिंग दी गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि देखो, अब ये मदरसा एक्ट जो है इसको अगर हम इन टोटो देखें, इन टोटलिटी अगर हम देखें तो इसका कुछ पोर्शन है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बट बाकी का जितना पोर्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अब कौन सा पोर्शन है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसकी वजह से क्या चीज़ फेल हुई ये देखते हैं। तो हायर एजुकेशन में हमारे पास में दो तरीके की डिग्रीज थी इस एक्ट के अंदर, मदरसा एक्ट में, एक फाजिल डिग्री और एक कामिल डिग्री। ये हम देखते हैं कि ये यूजीसी का जो एक्ट है, यूजीसी वो एक्ट है जो गवर्न करती है एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन आवर कंट्री, उसके कॉन्फ्लिक्ट में है और इसीलिए क्योंकि वो पोर्शन कॉन्फ्लिक्ट में है इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने ये देखा कि ये मदरसा एक्ट का जो बोर्ड है क्या ये उतनी सफिशिएंट एजुकेशन हमें प्रोवाइड कर पा रहा है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो मेंटेन हो रहे हैं मदरसा एक्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट इसको पॉजिटिव में अपहेल्ड करता है कि हाँ वो अपहोल्ड कर पा रही है वो स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन जो हमें ज़रूरत है एजुकेशन की। उसके साथ में हमने बोला कि स्टेट के ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्टेट में या फिर उस पर्टिकुलर एक्ट में तो वो कॉम्पिटेंट हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो अपनी लाइफ में पढ़ाई का यूज ही ना कर पाए या पढ़ाई को कहीं इस्तेमाल ना कर पाए सोसाइटी के अंदर और जीवन ना जी पाए। तो वो एक्ट जो है वो फुलफिल कर पा रहा है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक रिलेशन है आर्टिकल 21A और राइट टू एजुकेशन एक्ट में। अब देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना था हमारा आर्टिकल 21A में और हमने ये देखा कि आर्टिकल 21A और राइट टू एजुकेशन एक्ट में हमने एक पर्टिकुलर चीज़ होल्ड करी थी कि हमें इन दोनों चीज़ों को ना साथ में पढ़ना है। हमें ये बात करनी है कि ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हमारे पास होती हैं या फिर हमारे पास जो कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं इनके राइट्स भी विशिएट ना हो एंड एट द सेम टाइम जो राइट टू एजुकेशन है वो भी अपहोल्ड होती रहे। इसके साथ में हमें इनका एक मतलब हम कहते हैं हारमोनियस रीडिंग करना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम एक और पॉइंट को हाईलाइट करते हैं इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से इन दोनों का बैलेंस बनाएगी कि कोई भी रिलीजियस राइट जो है उसको भी इन्फ्रिंज ना किया जाए बट एट द सेम टाइम ये चीज़ भी इंश्योर करनी है कि ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ये थोड़ी सी सेक्युलर विजडम भी इम्पार्ट कर दें, सिर्फ अपने रिलीजन नहीं, थोड़ी सी सेक्युलर विजडम इसलिए इम्पार्ट कर दें सो दैट वो पर्सन जो है वो आगे जब अपनी सोसाइटी में जाए, आगे जाकर जब वो सोसाइटी में रहेगा तब वो उस सोसाइटी के साथ कीप अप कर पाए। इसी के साथ में हमने आगे एक और पॉइंट डिस्कस करना है कि जब हम ये बात करते हैं कि क्या 7 शेड्यूल के साथ में इनकंसिस्टेंसी है ये मदरसा एक्ट या नहीं, तो हम देखते हैं कि 7 शेड्यूल हमें 3 लिस्ट के बारे में बताता है। एक है लिस्ट 1 जो बात करती है यूनियन के बारे में, यूनियन के पास किस किस चीज़ से रिलेटेड पावर्स हैं। लिस्ट 2 जो है वो बात करती है कि स्टेट के पास में किन सब्जेक्ट मैटर्स से रिलेटेड पावर है और लिस्ट 3 जो है वो बात करती है कि हमारे कॉन्करेंट नेचर के कौन से पावर्स हैं। तो जब मैं मदरसा एक्ट की बात करती हूँ तो ये मदरसा एक्ट जो है ये हम कहते हैं कि लिस्ट 3 में हमारे पास में एंट्री
लिस्ट 3 में मेरे पास में एंट्री नंबर है, जिससे लिस्ट 3 में मेरे पास एंट्री नंबर है 25, एंट्री 25 जो है। और जब इसको मैं पढ़ती हूँ लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 66 के साथ में, तो मुझे मिलाकर इन दोनों को ये देखना पड़ता है कि क्या ये दोनों हार्मोनियसली जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब ये बात हम ऑलरेडी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी कन्फ्लिक्ट होता है तो हम हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस एंड पावर देते हैं किसको, जो कि यूनियन लिस्ट में चीज़ बनी हुई है। तो यूनियन लिस्ट के हिसाब से जब इन दोनों का कंपैरिजन किया गया तो ये देखा जाता है कि लिस्ट 1 एंट्री 66 में जो यूजीसी एक्ट है और लिस्ट 3 के एंट्री 25 में जो मदरसा एक्ट है, इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि फाजिल और कामिल डिग्री से रिलेटेड ही है, इसके अलावा और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो उन डिग्रीज के ऊपर हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अपहोल्ड करके बाकी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। अब हाई कोर्ट ने क्या बोला था, आइए पहले इसको देखते हैं कि हाई कोर्ट ने ये बात करी कि हाई कोर्ट ने बोला कि ये एक्ट जो है वो अल्ट्रा वायर्स है, कि इसने यूनियन गवर्नमेंट की पावर को अपने अंदर सब्ज्यूम करके बनाया गया है, ये एक्ट जो है अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है। इस चीज़ को बोला था हाई कोर्ट ने, और उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि आप एक ऐसा लॉ बनाओ जो कि स्टूडेंट्स को फॉर्मल एजुकेशन की तरह से दी जा सके, ऐसा लॉ जो फॉर्मली एजुकेशन में काउंट हो और ये फॉर्मल एजुकेशन में काउंट नहीं होगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को करेक्ट करते हुए कहा कि यहाँ पर जो प्राइमरी एम है एजुकेशन की, चाहे वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के साथ हो या विदाउट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के साथ हो, वो प्राइमरी एम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और ये जो है आर्टिकल 25 जो है, जो हमें रिलीजियस राइट्स देता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को राइट्स देता है, उसके अगेंस्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो एरर है जजमेंट में वो हाई कोर्ट ने की थी, जो करेक्ट कर दी गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट। दैट्स इट। एंड ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कनेक्टेड जितने भी केसेस रहेंगे वो हम आपके साथ लेके आएंगे। थैंक यू। Subscribe for more content.